What is humidity? Humidity is presence of moisture in the air. अब वो कह रहा है ह्यूमिडिटी दो तरीके की होती है. वन इज एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी. एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी का मतलब होता है एक्चुअल ह्यूमिडिटी. तो जो एक्चुअल ह्यूमिडिटी है उसको कहते हैं एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी. ठीक है. और जो दूसरी ह्यूमिडिटी है उसका नाम है रिलेटिव ह्यूमिडिटी. अब वो कहता है इट इज एक्सप्रेस एज द इज expressed quantitatively in different ways. The actual amount of water vapor present in the air is called absolute humidity, and it is the weight of water vapor present per unit of air and is expressed in terms of gram per cubic meter. तो अभी तक हमारे को एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी में क्या क्या समझ में आया? अगर हम देखें तो वो कह रहा है ह्यूमिडिटी दो टाइप की है, एक है एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी और दूसरी है रिलेटिव ह्यूमिडिटी. और एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी को ग्राम पर क्यूबिक मीटर में मेजर किया जाता है. अब क्वेश्चन आता है व्हाट इज रिलेटिव ह्यूमिडिटी. वो कह रहा है द एबिलिटी ऑफ वाटर टू होल्ड मॉइस्चर डिपेंड्स एंटायरली ऑन इट्स टेम्परेचर. इसका मतलब है कि जितना टेम्परेचर बढ़ता जाता है उतनी ह्यूमिडिटी बढ़ती जाती है. अगर एक एयर में टेम्परेचर कम है तो उसमें ह्यूमिडिटी कम हो जाएगी. The absolute humidity differs from place to place on the surface of the earth. The percentage of moisture present as compared to its full capacity at a given temperature is known as relative humidity. तो वो कह रहा है ह्यूमिडिटी जो है कितना है और कितनी और हो सकती है, वो कॉन्सेप्ट है रिलेटिव ह्यूमिडिटी का. एक थी एब्सोल्यूट जिसमें उसने एक्चुअल बता दिया. अब एक है रिलेटिव जिसमें उसने एक्चुअल नहीं बताया, उसने बताया कि कितनी है और कितनी और उसके अंदर हो सकती है. अब एक गिवन टेम्परेचर पे एक कॉन्सेप्ट आप समझ लीजिए कि वो कितनी ज़्यादा एयर जो होती है वो फैलती है टेम्परेचर के हिसाब से. ज़्यादा टेम्परेचर हो जाएगा तो एयर फैल जाएगी, कम टेम्परेचर हो जाएगा तो एयर कॉन्ट्रैक्ट कर जाएगी. इज दैट अंडरस्टूड? तो अगर एयर का टेम्परेचर कम हो गया तो एयर का जो इंटरमोलिकुलर स्पेस है वो कम हो जाएगा, तो वो ह्यूमिडिटी कम ऑब्जर्व कर पाएगा, कम मॉइस्चर को ऑब्जर्व कर पाएगा. तो अगर हमें ये परसेंटेज पता लग जाए कि इसमें कितनी परसेंट ह्यूमिडिटी है, मतलब एयर में मैक्सिमम कितनी हो सकती है, 100 हो सकती है. और अगर वो कहे जी 50% है, मतलब अभी 50% ह्यूमिडिटी और बढ़ाई जा सकती है. तो ये जो मेन कॉन्सेप्ट है, दिस इज कॉल्ड द कॉन्सेप्ट ऑफ रिलेटिव ह्यूमिडिटी. With the change of air temperature, the capacity to retain moisture increases or decreases. The relative humidity is also affected. तो मतलब जितना टेम्परेचर बढ़ता जाएगा, जितना टेम्परेचर घटता जाएगा, एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी है या तो बढ़ जाएगी या कम हो जाएगी. अब एक एयर जिसमें 100% हो जाए ह्यूमिडिटी, एयर कंटेनिंग मॉइस्चर टू इट्स फुल कैपेसिटी, जिसमें फुल मॉइस्चर हो जाए तो उसको हम कहेंगे सैचुरेटेड एयर. सो इफ सैचुरेटेड एयर है तो वो मोर मॉइस्चर को होल्ड कर ही नहीं सकती. द टेम्परेचर एट विच सैचुरेशन अकर्स इन अ गिवन सैंपल ऑफ एयर इज नोन एज ड्यू पॉइंट. अब ये एक नेक्स्ट कॉन्सेप्ट हमारे सामने आया कि व्हाट इज ड्यू पॉइंट. कहते हैं एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे जब एयर जो है वो क्या क्रिएट करने लगती है, द टेम्परेचर एट विच सैचुरेशन अकर्स इन अ गिवन सैंपल ऑफ एयर इज कॉल्ड एज ड्यू पॉइंट. अगर आपने देखा होगा तो बादल में ओस आपको दिखेगी. ओस आपको कब दिखती है? जब ठंडा होता है, मतलब सर्दियों में आपको ओस दिखती है ना. तो उसी तरीके से वो कह रहा है द टेम्परेचर एट विच सैचुरेशन अकर्स. तो टेम्परेचर अगर लो होगा तब भी सैचुरेशन अकर होती है, क्योंकि जितना टेम्परेचर बढ़ता जाता है
उतनी सैचुरेशन कम होती चली जाती है। यस, तो हमारे को कॉन्सेप्ट ऑफ ड्यू पॉइंट समझ में आया। द टेम्परेचर एट विच सैचुरेशन अकर्स इन अ गिवन सैंपल ऑफ एरिया इज नोन एज ड्यू पॉइंट। सबसे पहले व्हाट इज इवेपोरेशन? इवेपोरेशन इज द प्रोसेस बाय विच वाटर इज ट्रांसफॉर्म्ड फ्रॉम लिक्विड टू गैसियस स्टेट। मगर तब पानी हवा में जो उड़ने लगता है, एयर के अंदर जो मॉइस्चर आ जाता है, वो कहाँ से आता है? जमीन पे से आता है ना, या वाटर बॉडीज में से आता है। तो वो जो पानी है, हीट इज द मेन कॉज ऑफ इवेपोरेशन। सो व्हाट इज द मेन कॉज ऑफ इवेपोरेशन? वन वर्ड क्वेश्चंस बनते जा रहे हैं। एक हो गया व्हाट इज इवेपोरेशन, है ना, व्हाट इज द मेन कॉज ऑफ इवेपोरेशन। फिर what is latent heat of vaporization? The temperature at which water starts evaporating is referred to as latent heat of vaporization. नेक्स्ट कॉन्सेप्ट हुआ कि लेटेंट हीट का मतलब क्या है? द टेम्परेचर एट विच वाटर स्टार्ट्स इवेपोरेटिंग इज रेफर्ड एज लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। तो एक पर्टिकुलर टेम्परेचर से इवेपोरेशन शुरू होती है, तो जब भी वो टेम्परेचर आ गया तो उसको कहा जाएगा लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। एक पर्टिकुलर टेम्परेचर के नीचे इवेपोरेशन नहीं होगी, मतलब वो टेम्परेचर लोअर है, नहीं होगी। मगर जब टेम्परेचर बढ़ने लगेगा तो इवेपोरेशन शुरू हो जाएगी। ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ वाटर वेपर्स इनटू वाटर इज कॉल्ड एज कंडेंसेशन। कंडेंसेशन का कॉन्सेप्ट बड़ा सिंपल सा है। आप ये जो भी क्लाउड्स देखते हैं, वो आपको क्यों दिखते हैं, कैसे दिखते हैं क्लाउड्स? तो जितने भी क्लाउड्स दिखते हैं वो आपको दिख रहे हैं, क्यों? क्योंकि वो कंडेंसेशन हो चुकी है। अब वो कंडेंसेशन कहाँ हुई है? वो हुई है हाइग्रोस्कोपिक न्यूक्लियस में। हाइग्रोस्कोपिक न्यूक्लियस क्या है? वो छोटे छोटे डस्ट पार्टिकल्स हैं जिनके ऊपर कंडेंसेशन हो रही है। अब वो कह रहे हैं कि ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ वाटर वेपर्स इनटू वाटर इज कॉल्ड एज कंडेंसेशन, व्हिच वी हैव ऑलरेडी अंडरस्टूड। फिर वो कह रहा है इफ द direct condensation, if it directly condenses into solid form, it is known as sublimation। तो एक है कंडेंसेशन, दूसरा है सब्लिमेशन। इफ इन एयर कंडेंसेशन टेक्स प्लेस आफ्टर कूलिंग अराउंड वेरी स्मॉल हाइग्रोस्कोपिक न्यूक्लियस। मैंने बोला था ना कि जो क्लाउड्स होते हैं वो किस पे बनते हैं? वो ऐसे ही नहीं होता कि हवा में पानी सॉलिडिफाई हो जाता है, ठीक है। कंडेंसेशन जो है वो एक पर्टिकुलर टॉपिक, एक चीज के ऊपर हो रही है, और वो जो चीज है वो क्या है? हाइग्रोस्कोपिक न्यूक्लियाई है। अब आपको फिर से हाइग्रोस्कोपिक न्यूक्लियाई का कॉन्सेप्ट अगर याद दिलाऊं तो वो था कि अगर हम अंधेरे कमरे में लेटे हुए हैं, और लेटने में क्या है कि जब आप लेटे हुए हैं और आपके आगे से सन की रेज जा रही हैं और आपके ऊपर नहीं पड़ रही, तो उस रेस के अंदर क्या होता है कि कई बार आप देखते हैं कि कुछ चीजें उड़ रही हैं, छोटे छोटे जर्रे जर्रे होते हैं, वो हवा में उड़ रहे होते हैं, छोटे छोटे पार्टिकल्स। ना तो वो ग्रेविटी से नीचे आ रहे होते हैं, वो हवा में अपने आप ही उड़ रहे होते हैं, सस्पेंडेड रहते हैं। तो ऐसे सस्पेंडेड आर्टिकल्स को, जो हर वक्त सस्पेंडेड रहते हैं, उन उन पार्टिकल्स को हम कहते हैं हाइग्रोस्कोपिक न्यूक्लियस, क्योंकि उन छोटे छोटे हाइग्रोस्कोपिक न्यूक्लियस के ऊपर पानी चिपक जाता है। आप इस बात को फिर से समझिए, मैं आपको कैसे कंडेंसेशन को समझाया जा सकता है। जैसे आप सर्दियों में या गर्मियों में आप याद करिए, गर्मियों में आप फ्रिज से पानी निकालती हैं, ठीक है, और जब ग्लास को बाहर रखती हैं तो उस ग्लास के ऊपर उस ग्लास के ऊपर क्या होता है कि मॉइस्चर कंडेंस हो जाता है। क्या हो जाता है? मॉइस्चर कंडेंस हो जाता है। अब वो जो मॉइस्चर कंडेंस हो जाता है वो आपको चारों तरफ उसके दिखता है ग्लास के, और कई बार ऐसा होता है कि बहुत ठंडा पानी अगर आपने रखा है तो वो पानी टेबल पे भी बहने लगता है। तो वो क्या हो रही है? वो कंडेंसेशन हो रही है। किसके ऊपर? ग्लास के ऊपर। कौन से ग्लास पे? पानी पीने के ग्लास के ऊपर जो ठंडा है। तो अगर एक ठंडी चीज से गर्म हवा मिलती है और उस गर्म हवा का टेम्परेचर डाउन हो जाता है, तो वो पानी को अपने साथ ले जा नहीं पाती और वो उसको गिराने शुरू कर देती है, क्योंकि उसका साइज जो है, जो उसका अमाउंट ऑफ वाटर वेपर ले जाने का साइज था, वो कम हो गया, ठीक है। कंडेंसेशन इज इन्फ्लुएंस्ड बाय द वॉल्यूम ऑफ एयर प्रेजेंट, ऑफ एयर, टेम्परेचर, प्रेशर, ह्यूमिडिटी।
तो क्या क्या चीजें इंपॉर्टेंट है एयर के लिए? एक तो एयर का क्या साइज है, वॉल्यूम, मतलब गर्मी जितना टेम्परेचर बढ़ जाता है उतनी फैल जाती है ना? तो अगर टेम्परेचर बढ़ेगा तो वॉल्यूम बढ़ती जाएगी, और वॉल्यूम बढ़ जाएगी तो वो और पानी ले पाएगी। प्रेशर, प्रेशर मतलब कितना दबाव है। एयर का एक प्रेशर है जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर हम मेजर करते हैं, वो उसको उसने बोला एटमॉस्फेरिक प्रेशर। कंडेंसेशन टेक्स प्लेस व्हेन, कब कंडेंसेशन होती है? यहां पर उसने बोला when the temperature of the air is reduced to dew point and its volume remains constant। अगर एक एयर की वॉल्यूम वहीं की वहीं रहे तब भी वो क्या हो जाएगी, कंडेंस कर जाएगी। when both the volume and temperature are reduced, अगर वॉल्यूम भी कम कर दी जाए और टेम्परेचर भी कम कर दिया जाए, ठीक है, when both the volume and temperature are reduced तब भी कंडेंसेशन हो जाएगी। when moisture is added to the air through evaporation। अब इन चीज़ों को फिर से समझना पड़ेगा, क्योंकि देखने में तो ये सिंपल इंग्लिश लाइन है मगर समझ में नहीं आती हैं। ये ऐसा लग रहा है कि हमने पढ़ ली मगर समझ में नहीं आया। तो हम आपके लेवल पे इसको लेके आते हैं। व्हेन द टेम्परेचर ऑफ द एयर इज रिड्यूस्ड, आपको अगर याद हो तो जब एयर होती है गर्म होती है तो वो फैल जाती है। ये सिंपल लॉजिक है दैट मेटल्स एक्सपैंड व्हेन हीटेड। जिस तरीके से मेटल्स एक्सपैंड करते हैं वैसे एयर भी एक्सपैंड करती है व्हेन हीटेड, ठीक है। तो अब जब वो एक्सपैंड कर जाती है तो वो मॉइस्चर को ज़्यादा ले सकती है, मगर अगर वो कॉन्ट्रैक्ट कर जाए तो कॉन्ट्रैक्ट कब पड़ेगी, जब वो कूल की जाएगी। एयर ठंडी हो जाएगी तो वो छोटी हो जाएगी। जैसे ठंड लगती है तो हमें एक सुकड़न की फीलिंग होती है, एवरीथिंग बिकम्स, जिसे कहते हैं ना ठंडा लग रहा है तो एकदम इन प्लेस ऑफ एक्सपेंडिंग। आपने देखा होगा रेलवे लाइंस होती हैं उनके बीच में गैप रखा जाता है। क्यों रखा जाता है रेलवे लाइंस के बीच में गैप? ताकि वो थोड़ा सा एक्सपैंड कर सकें। गर्मियों में वो एक्सपैंड कर जाती हैं और सर्दियों में वो कॉन्ट्रैक्ट कर जाती है। तो उस गैप को मेंटेन करने के लिए थोड़ा सा उन दोनों के बीच में गैप रखा जाता है, और उनको जब एक दूसरे से अटैच किया जाता है नट बोल्ट से, तो बीच में थोड़ा सा गैप रखा जाता है एक्सपेंशन और कॉन्ट्रैक्शन के लिए बचाने से। तो वो कह रहा है व्हेन द कंडीशन, अब यहाँ पर कंडेंसेशन टेक्स प्लेस व्हेन द टेम्परेचर ऑफ द एयर इज रिड्यूस्ड टू ड्यू पॉइंट। तो अगर टेम्परेचर कम हो जाएगा तो ड्यू पॉइंट जल्दी आ जाएगा, उसकी वॉल्यूम चाहे कांस्टेंट भी रहे तब भी कंडेंसेशन हो सकती है। व्हेन बोथ एंड वॉल्यूम ऑफ टेम्परेचर आर रिड्यूस, अगर एक चीज की वॉल्यूम छोटी हो जाएगी तो उसका मतलब उसका जो साइज है वो छोटा हो जाएगा। अगर किसी चीज का साइज छोटा हो जाएगा तो क्या होगा, जब उसका साइज ही छोटा हो जाएगा तो उससे क्या होगा, व्हेन बोथ वॉल्यूम एंड टेम्परेचर आर रिड्यूस, तो एकदम हम क्या देखेंगे कि वहां पर कंडेंसेशन हो जाएगी। व्हेन मॉइस्चर इज एडेड टू द एयर थ्रू इवेपोरेशन, सोचो जैसी भी एयर है उसके अंदर मॉइस्चर ऐड हो गया। अब अगर मॉइस्चर ऐड हो जाएगा तो उससे भी कंडेंसेशन हो पाएगी, है ना। तो यहां पर वो कह रहा है आफ्टर कंडेंसेशन द वाटर वेपर ऑफ द एयर टेक्स वन ऑफ द फॉलोइंग फॉर्म्स। तो ये आपका क्वेश्चन हो गया पेपर में कि कंडेंसेशन से क्या होता है, कि क्या होता है, ड्यू, फ्रॉस्ट, फॉग, क्लाउड्स बन जाते हैं। क्या बन जाते हैं? ड्यू, फ्रॉस्ट, फॉग एंड क्लाउड्स, ठीक है। अब हाँ, उसके बाद हम क्या करते हैं, व्हेन द मॉइस्चर इज डिपॉजिटेड इन फॉर्म ऑफ वाटर ड्रॉपलेट्स ऑन द सॉलिड ऑब्जेक्ट्स such as stones, grass blades, leaves, it is known as dew। वेरी गुड। तो इसका मतलब अगर मॉइस्चर किसी जगह पे, सुबह सुबह हम आते हैं बाहर, थोड़ा सा ठंडा होना चाहिए, ये नहीं कि गर्मियों में ऐसा होगा कि थोड़ा सा ठंडा है, स्काई क्लियर है, काम है, रिलेटिव ह्यूमिडिटी कम है, कोल्ड है, लॉन्ग नाइट है, ये सारी कंडीशन अगर होंगी तब ऐसा हो पाएगा। क्या होगा कि जो फूल हैं या पत्ते हैं उनके ऊपर कुछ मॉइस्चर जमा हुआ होगा, और उस मॉइस्चर का जो जमा होगा उसको
हम क्या कहेंगे, उसको हम ड्यू कहेंगे, जो मॉइस्चर चिपक गया किसके ऊपर, पत्तों के ऊपर। यहां हम देखते हैं फ्रॉस्ट। फ्रॉस्ट फॉर्म्स ऑन कोल्ड surfaces when condensation takes place below the freezing point and the dew point is below the freezing point. The excess moisture deposited in form of minute ice crystals instead of water droplets. तो इसमें क्या होता है, अब फ्रॉस्ट है क्या, पहला पॉइंट उसने बोला कि ये कोल्ड सरफेस पे बनती है, वेरी गुड, इसमें कंडेंसेशन होती है। अब ये कंडेंसेशन कहां हो रही है, बिलो फ्रीजिंग पॉइंट हो रही है, मतलब ये ऐसे टाइम टेम्परेचर पे जाके फ्रीज हो रही है कि ये बिलो फ्रीजिंग पॉइंट हो रही है, मतलब 0 डिग्री सेल्सियस से नीचे पे हो रही है। और वो क्या कर रहा है, द एक्सेस मॉइस्चर इज डिपॉजिटेड इन फॉर्म ऑफ आइस क्रिस्टल्स इंस्टेड ऑफ वाटर ड्रॉपलेट्स। तो यहां पर क्या बन जाते हैं, आइस क्रिस्टल्स बन जाते हैं, आइस क्रिस्टल्स। ड्यू में पानी की बूंदें, अगर बहुत ठंडा हो जाए, दिल्ली में ऐसा ज़्यादातर होता नहीं है, मगर सोचो अगर बहुत ज़्यादा ठंडा हो जाए, कभी कभी हो भी जाता है जनवरी के टाइम में, या पहाड़ों में अगर आप देखो तो इतना ठंडा हो जाता है कि वो जो ठंडा है वो पानी की जगह की तरह वो नहीं सेटल होता, जो ड्यू होती है वो ड्यू की जगह बर्फ की तरह जम जाती है, जैसे कार का शीशा है उसके ऊपर वो फ्रीज कर जाए। तो ऐसी चीज को क्या कहते हैं, फ्रॉस्ट। तो अभी हमें ड्यू और फ्रॉस्ट में डिफरेंस समझ में आ गया कि ड्यू जो थी वो पानी था, और जो फ्रॉस्ट थी वो सॉलिड है, और वो सीधा ही सॉलिड बना है। ये नहीं कि पहले पानी गिरा और फिर वो बर्फ में बदल गया, नहीं, वो सीधा ही बर्फ बना। तभी तो वहां लिखा है द एक्सेस मॉइस्चर इज डिपॉजिटेड इन फॉर्म ऑफ माइन्यूट आइस क्रिस्टल्स इंस्टेड ऑफ वाटर वेपर्स। नाउ fog and mist. When the temperature of the air mass containing large quantity of water vapors falls of a sudden, मतलब टेम्परेचर कम हो जाता है। सबसे पहले क्या हुआ कि टेम्परेचर कम हुआ, फिर क्या हुआ, कंडेंसेशन हो गई। हमें पता है कंडेंसेशन किस पे होती है, हाइग्रोस्कोपिक न्यूक्लियस पे होती है। तो हाइग्रोस्कोपिक न्यूक्लियस पे कंडेंसेशन शुरू हो गई, राइट। उसके बाद क्या हुआ, फॉग इज अ क्लाउड विद इट्स बेस नियर द अर्थ। तो मतलब फॉग जो है वो एक क्लाउड है, और उसका जो बेस है वो क्या है, नियर दी अर्थ है, ठीक है। अर्बन एरियाज में अब वो कह रहा है स्मोक होती है, अर्बन एरियाज में स्मोक होती है, और जब स्मोक होती है तो जो स्मोक होती है वो जो होती है वो क्या क्रिएट कर देती है, वो स्मोक क्रिएट कर जाती है। अब स्मोक क्रिएट कर देती है का मतलब क्या है कि स्मोक ऐड हो जाती है फॉग में, और जो नाम बनता है वो बनता है स्मोक। तो एक मतलब समझ में आया, फॉग, फॉग में क्लाउड था जो जमीन के पास बना था, क्योंकि क्लाउड में क्या होती है, क्लाउड में कंडेंसेशन होती है, और वही कंडेंसेशन फॉग में भी होती है, और फॉग नीचे होता है, तो इट्स अ क्लाउड विथ द बेस नियर द ग्राउंड। इतना हमें समझ में आ गया। अगर उस क्लाउड के अंदर स्मोक मिक्स्ड होती है तो उसको कहा जाता है स्मॉग। अब नेक्स्ट पॉइंट आता है, the only difference between mist and fog is mist contains more moisture than fog। अगर मॉइस्चर ज्यादा होगा तो क्या बन जाएगी, वो बन जाएगी मिस्ट। मिस्ट आर फ्रीक्वेंट ओवर द माउंटेन्स। तो माउंटेन्स में मिस्ट होती है, और अगर इसी चीज के अंदर पानी ज्यादा होगा
तो उसमें जो धुंध होगी वो ज्यादा होगी, मतलब उसके अंदर देखना आपको मुश्किल होगा। Fogs are mini clouds which are condensed in which condensation takes place around nuclei provided by dust, smoke and salt particles। तो ये सब कुछ किससे हो रहा है? डस्ट, स्मोक एंड स्मॉग पार्टिकल से। तो उसने कहा क्लाउड्स हैं सीरस, क्यूमुलस, स्ट्रेटस एंड निम्बस। अब सीरस क्लाउड्स कौन से हैं? जिनकी हाइट 8,000 टू 12,000 मीटर्स होती है। ये और इनका क्या करेक्टर ये होता है, ये बहुत थिन होते हैं। एक और करेक्टर है कि वो बहुत पतले पतले से क्लाउड्स हैं, तो वो बहुत थिन होते हैं, डिटैच्ड होते हैं। और फिर आता है क्यूमुलस क्लाउड। तो बहुत पतले पतले क्लाउड्स को हमने बोला सीरस क्लाउड्स, और क्यूमुलस क्लाउड्स होते हैं वो कॉटन की तरह दिखते हैं, जैसे कॉटन की बॉल्स नहीं दिखती, आपने देखा होगा बहुत ऊपर। और इनकी हाइट क्या है? 7,000 मीटर्स ऊपर है। और ये देखने में कैसे लगते हैं? जैसे कॉटन बॉल्स पड़ी हुई हैं हवा में। जैसे तो सीरस क्लाउड्स हवा से तेजी से फैले हुए होते हैं, खिंचे खिंचे, क्योंकि ये थिन है, डिटैच्ड है। मगर क्यूमुलस क्लाउड्स कॉटन बॉल की तरह होते हैं। फर्दर हम क्या देखते हैं कि जो स्टेरस क्लाउड्स होते हैं, ये जो होते हैं ये लार्ज पोर्शन ऑफ द स्काई को कवर करते हैं। समझ में आया? तो स्टेरस क्लाउड्स हैं, लार्ज पोर्शन ऑफ स्काई को कवर करते हैं। और निम्बस क्लाउड्स जो होते हैं आर ब्लैक और डार्क ग्रे। तो ये ब्लैक या डार्क ग्रे क्लाउड्स होते हैं। बस 4 तरीके के क्लाउड्स आपको देखने हैं, सीरस, क्यूमुलस, स्टेरस एंड निम्बस। उसके बाद ये जो कॉम्बिनेशन आ रही है, आई विल नॉट डिस्कस दैट बिकॉज वो आपको इतना याद नहीं कर पाएंगे। वी विल स्टार्ट विद प्रेसिपिटेशन। अब व्हाट इज प्रेसिपिटेशन? प्रेसिपिटेशन को ध्यान से देखते हैं। व्हाट इज प्रेसिपिटेशन? प्रेसिपिटेशन क्या है? सिंपली पढ़ने की बारिश। जरूरत नहीं है, सिर्फ सुनने की जरूरत है। जो भी चीज ऊपर से नीचे गिरती है वो प्रेसिपिटेट हो रही होती है। अगर आसमान में से गिरेगी तो क्या गिरेगा? आसमान में से पानी गिरेगा, रेनफॉल, स्नोफॉल, हेल। तो ये सब किसके फॉर्म्स हो जाएंगे? प्रेसिपिटेशन के। तो वो क्या कह रहा है? द प्रोसेस ऑफ कंटिन्यूअस कंडेंसेशन इन द फ्री एयर हेल्प्स कंडेंस्ड पार्टिकल्स टू ग्रो इन साइज। व्हेन द रेजिस्टेंस ऑफ एयर फॉल्स टू होल्ड देम against the force of gravity, they fall on to the earth's surface. After the condensation of water vapors, the release of moisture is known as precipitation। तो कह रहा है कि कंडेंसेशन होती है। जब कंडेंसेशन हो जाती है और बहुत ज्यादा पानी ऊपर हवा में हो जाता है, और वो ऊपर इतना ज्यादा हो जाता है कि ग्रेविटी उसको खींचती है नीचे, ठीक है, और ग्रेविटी उसको फोर्स कर देती है ना, और एयर उसको पकड़ नहीं पाती उतना, तब वो नीचे गिरना शुरू हो जाता है, जैसे रेनफॉल। ठीक है। द प्रेसिपिटेशन इन फॉर्म ऑफ वाटर इज कॉल्ड एज रेनफॉल। When the temperature is lower than 0 degrees Celsius, precipitation take place in fine flakes of snow and is called as snowfall। अब देखिए, रेनफॉल में कंडेंसेशन हाइग्रोस्कोपिक न्यूक्लियस पे जब होती है तो वो पानी के फॉर्म में होती है, ठीक है। मगर जब रेनफॉल की जगह स्नोफॉल होती है तब उसमें कोई ऐसी कंडेंसेशन नहीं हो रही होती है। वो कंडेंसेशन सीधा की सीधा पानी के फॉर्म में नहीं होती, वो सीधा की सीधा आइस क्रिस्टल्स के फॉर्म में होती है, ठीक है। तो मतलब वो पहले पानी में नहीं बदलता कि पानी हाइग्रोस्कोपिक न्यूक्लियाई से जुड़ा, यहां पर आइस क्रिस्टल्स बन के, क्योंकि टेम्परेचर जो है वो किससे लो है? 0 डिग्री सेल्सियस से। और आइस क्रिस्टल का फॉर्म कैसा होता है? वो हेक्सागन फॉर्म होता है, ठीक है। और हम क्या देखते हैं कि उसके बाद उसने बोला है कि स्लीट एंड हेल। अब नेक्स्ट पैराग्राफ में ही इज टॉकिंग टू यू अबाउट स्लीट।
Sleet is a frozen raindrop and refrozen and melted water when the layer of air with temperature above freezing point overlies a sub-freezing layer near the ground. The precipitation take place in form of sleet. अब आप देखिए, मैंने आपको इंग्लिश पढ़ के सुनाई है, मगर आपको लग रहा होगा कि काफी समझ में नहीं आया व्हाट इज स्लीट. एग्जैक्टली, दैट इज व्हाई अ टीचर इज नीडेड. स्लीट क्या है कि एक पानी की बूंद ऊपर से गिरी. जब वो पानी की बूंद ऊपर से नीचे को गिरी, तो वो जो पानी की बूंद थी, उसका जो गिरना था, हाँ, उसका जो गिरना था वो बिल्कुल बूंद की तरह हुआ. और जब वो नीचे गिर रही थी, तो उसका गिरना वॉज गिरते समय नीचे क्या हुआ, बहुत ठंडी जगहें थी. इतनी ठंडी जगहें थी कि वो पानी की बूंद बर्फ में बदल गई. अब वो बर्फ की एक बूंद बदल बन गई है. मतलब शुरू तो पानी की बूंद से हुई थी, मगर वो बीच में आते आते फ्रोजन हो गई. क्यों? क्योंकि नियर द वो फ्री सब फ्रीजिंग लेयर आ गई नियर द ग्राउंड, जिसने उसको ठंडा करके किस में बदल दिया, बर्फ में बदल दिया. एज अ रिजल्ट दे सॉलिडिफाई. और इससे क्या होता है कि वो सॉलिडिफाई हो जाते हैं. ऑफ आइस क्रिस्टल्स बिगर देन रेनड्रॉप विच दे आर फॉर्म्ड. तो वो क्या होते हैं, नॉट बिगर देन रेनफॉल विच दे आर फॉर्म. तो जो रेनफॉल का दाना था, जब वो नीचे गिर रहा होता है तो वो सॉलिडिफाई हो जाता है, और उसको हम कहते हैं स्लीट. तो स्लीट में क्या हुआ कि जो दाना है वो नीचे गिरते गिरते बूंद, एक बूंद जो गिर रही थी, ड्रॉपलेट जो गिर रहा था, वो बर्फ में बदल गए, इसलिए उसको स्लीट कहते हैं. हाँ, हेलस्टोन क्या होता है? बुक को पहले नहीं पढ़ेंगे, प्लीज बुक को मत पढ़िए, पहले मेरी बात को सुनिए, क्योंकि बुक में एक्सप्लेनेशन इतना अच्छा नहीं है, इसलिए मेरे को सुनना आपको ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा. कि क्या होता है कि पानी की जो बूंद होती है ना, वो नीचे गिरने लगती है. अब जब पानी की बूंद नीचे गिरती है तो नीचे से कन्वेक्शनल करंट्स रेस करते हैं. अगर आपको उनने देखा होगा, मैं आपको दिखाता हूँ कि ऐसे ऐसे करके ना करंट्स ऊपर उठते हैं, ऐसे 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 नीचे से. गर्म हवाएं नीचे से ऐसे ऐसे ऊपर उठ रही होती हैं. अब ये हवाएं जब ऐसे करके ऊपर उठ रही होती हैं, तो ये ऊपर से गिरती हुई जो बूंद होती है उसको फिर से ऊपर फेंक देती है. ये बूंद यहां पर आई, इसको उसने फिर ऊपर फेंक दिया. फिर बूंद नीचे आई, फिर हवाओं ने उसको ऊपर फेंक दिया. तो नीचे से गर्म हवाएं पानी को ऊपर फेंकती जाती हैं. अब जब वो ऊपर फेंकती हैं गर्म हवाएं, तो उससे क्या होता है कि बार बार वो उसको ऊपर फेंक रही है ना. अब वो बार बार हवाएं ऊपर फेंक रही हैं, बार बार हवाएं ऊपर फेंक रही हैं, बार बार हवाएं ऊपर फेंक रही हैं. तो पानी की बूंद जब ऊपर जाती है तो इतनी ठंडी जगह में चली जाती है कि बर्फ बन जाती है. अब वो फिर नीचे गिरती है, फिर उसे ऊपर फेंक देती है. कन्वेक्शनल करंट, कन्वेक्शनल करंट इतना स्ट्रांग होता है कि वो उसको ऊपर फेंक फेंक के एक के बाद एक बार जब वो ऊपर जाता है, तो जितना मॉइस्चर उस पानी के करंट में था, वो हवा के करंट में था, उसको भी अपने ऊपर चिपकाता जाता है और मोटा होता जाता है. तो फिर क्या बन जाते हैं, ओले बन जाते हैं. अब उसी को हम स्टडी करेंगे, ठीक है. हाँ, तो अब हम लेट अस ट्राई टू सी व्हाट इट इज सेइंग. Drops of rain, after being released from the cloud, become solidified into small, rounded, solid pieces of ice which reach the surface of the earth are called as hailstones. मतलब उसने फॉर्मेशन बिल्कुल भी नहीं समझाई, मगर मैंने आपको समझाई कि हेलस्टोन कैसे बनता है. कि जब वो नीचे से गिर रहा होता है, हाँ, तो वो जैसे ही वो नीचे से गिरता है, तो हम देखते हैं कि वो कैसे के हम देख पाते हैं कि वो अपने आप ही ऊपर उठ जाता है, फिर वो नीचे जाता है, और फिर ऊपर उठ जाता है ना. तो ये जो ऊपर उठना है उसका, वो जो है आपका
हेलस्टोन में बदल देता है, वो उसका गोला साइज बड़ा हो जाता है, और जब उसका साइज बड़ा हो जाता है तो उससे क्या होता है कि हम देखते हैं कि जो अ, उसको ओले कहते हैं, कई बार काफी बड़े बड़े ओले आपने देखे हैं गिरते हुए। थ्री टाइप्स ऑफ रेनफॉल होती हैं, एक कन्वेक्शनल, एक ओरोग्राफिक या रिलीफ रेनफॉल, और एक होती है साइक्लोनिक रेनफॉल। कन्वेक्शनल रेनफॉल तब होती है जब बहुत तेज गर्मी पड़ती है एक पर्टिकुलर जगह पे। सोचो दिल्ली में बहुत तेज गर्मी पड़ रही है और गर्मी के मारे पानी जो है गर्म होके ऊपर उठ रहा है, तो ऐसा पानी जो बहुत ऊंचा उठ रहा है, तेजी से उठ रहा है, उस पानी को कन्वेक्शनल रेनफॉल का हिस्सा माना जाएगा। समझ में आया? अब वो क्या कर रहा है कि the air on being heated becomes light and rises up in convectional currents। मतलब एयर ऊपर क्यों उठी? क्योंकि गर्मी हुई। और गर्मी क्यों हुई? क्योंकि गर्मी पड़ रही थी इसलिए हो गई। अब गर्म होने से एयर क्या हो गई? लाइट हो गई। जब एयर लाइट हो गई तो वो ऊंची उठनी शुरू हो गई, एंड लूजेस हीट कॉन्सिक्वेंटली। तो जब वो ऊपर उठती है तो वो ठंडी होने लगती है। अब जब एयर ठंडी होने लगती है तो वो उसके अंदर उतनी गर्मी नहीं रहती। जब उसमें गर्मी नहीं रहती तो उसका जो इंटरमोलिकुलर स्पेस है वो कम हो जाता है, और जब उसका इंटरमोलिकुलर स्पेस कम हो जाता है तो वहां पर क्लाउड फॉर्मेशन बननी शुरू हो जाती है, और इन्हीं जगहों पे थंडर्स भी होते हैं, और इन्हीं जगहों पे लाइटनिंग भी होती है। ये दिखा, थंडर एंड लाइटनिंग। Such rainfall are common in hotter parts of the day. It is very common in equatorial region. So where do convectional rainfall takes place? In the equatorial region. Very good. And in the interior parts of the continents. तो हम यहाँ पर देखते हैं कि कन्वेक्शनल रेनफॉल इक्वेटोरियल रीजन और इंटीरियर पार्ट्स ऑफ कॉन्टिनेंट जहाँ गर्मी ज़्यादा होती है वहाँ पर ऐसी रेनफॉल ज़्यादा पाई जाती है। When saturated air mass comes across the mountains, कभी कभी हवाएं जिनके अंदर मॉइस्चर भरा हुआ होता है, मॉइस्चर कहाँ से आता है? मॉइस्चर ज़मीन पे से उठ जाता है। मॉइस्चर कहाँ से आता है? बारिश का पानी जो है, बारिश होने से पहले एयर के अंदर मॉइस्चर घुसता कहाँ से? ज़मीन पे से, ओशंस में से, पत्तों में से अगर पानी निकल के इवेपोरेट होके एयर में चला जाता है तो उसको ट्रांसपिरेशन कहते हैं। उन सब तरीके से पानी एयर में आ जाता है, और अगर एयर के अंदर खूब सारा पानी है और when saturated air comes in contact with the mountain, it is forced to ascend, and as it rises it expands and the temperature falls and the moisture is condensed। तो टेम्परेचर कम हो जाता है। देखो बेटा, अगर आपको याद हो तो सबसे शुरू में चैप्टर के, ये देखो यहाँ हमने पढ़ा था कि कंडेंसेशन कब टेक प्लेस करती है? व्हेन द टेम्परेचर ऑफ द एयर इज रिड्यूस टू ड्यू पॉइंट, जब टेम्परेचर कम हो जाता है। दूसरा उसने कहा था व्हेन बोथ टेम्परेचर, वॉल्यूम एंड टेम्परेचर आर रिड्यूस। जब एक माउंटेन से एयर टकराती है तो क्या होता है कि माउंटेन से जब भी रेनफॉल एयर टकराती है तो वो दब जाती है, लिटरली दब जाती है एयर। और जब एयर दबती है तो उसकी वॉल्यूम क्या हो जाती है? कम हो जाती है, जो मैंने अभी अभी आपको दिखाया ऊपर बुक में कि वॉल्यूम कम हो गई। अब वॉल्यूम कम हो गई तो उसका इंटरमोलिकुलर स्पेस कम हो गया। अगर इंटरमोलिकुलर स्पेस कम हो गया तो एक तरीके से जैसे एक कपड़ा होता है जिसमें पानी भरा हुआ हो और हम उसे निचोड़ दें तो क्या होगा? पानी नीचे गिर जाएगा। उसी तरीके से जब एयर पहाड़ों से आके टकराती है तो वो एकदम दब जाती है, और जितना वो मॉइस्चर लेके जा रही थी वो कंप्रेस हो जाती है, और उसके कंप्रेस होने से उसकी वॉल्यूम कम हो जाती है। वॉल्यूम कम होते ही इंटरमोलिकुलर स्पेस कम हो जाता है, तो विंडवर्ड साइड पे माउंटेन के खूब जोर से बारिश होती है। और जब वहां पर बारिश होती है, जिस साइड पे बारिश होती है उस साइड को, ये देखो ये लिखा विंडवर्ड साइड। हाँ,
तो आप इसे मार्क कर लीजिए। तो वो कह रहा है when saturated air comes in contact with the mountain it is forced to ascend, and as it rises it expands and the temperature falls and the moisture is condensed. The chief characteristics of this type of rainfall is the windward side receives greater rainfall. तो जिस साइड पे रेनफॉल हो रही थी उसे विंडवर्ड साइड कहते हैं। when these winds reach the other side they descend and the temperature rises. जब वो पहाड़ के ऊपर से उतर जाती हैं, वो कंप्रेस कौन कर रहा था, उन एयर को दबा कौन रहा था, वो माउंटेन से टकरा कर दब रही थी। अब वो माउंटेन हट चुका है तो क्या हुआ कि वो फैल गई। अगर वो फैल गई तो इंटरमोलिकुलर स्पेस बढ़ गया, अब बारिश नहीं होगी। तो विंडवर्ड साइड पे तो बारिश हो जाएगी और लीवर्ड साइड पे कोई बारिश नहीं होगी। ठीक है। वो कह रहा है आफ्टर giving rain on the windward side, these winds reach the other slope, they descend and their temperature rises, their capacity to take moisture increases, hence these leeward sides remain rainless. The area situated on the leeward side when gets less rainfall is known as rain shadow, or it is also known as relief rainfall. तो जिस साइड ज्यादा रेनफॉल होती है उसे विंडवर्ड साइड कहते हैं, जहां पर रेनफॉल नहीं होती उसको रेन शेडो एरिया कहते हैं, और ऐसी रेनफॉल को कहते हैं रिलीफ रेनफॉल।